संसद की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो अचानक से काफी चर्चा में आ गई है। जब जगदीप धनखड़ और जया बच्चन आमने सामने थे सदन में, तो माहौल काफी हल्का फुल्का हो गया। सोशल मीडिया में यह तस्वीर देखते ही देखते वायरल हो गई है। राज्यसभा में आज क्या हुआ जिससे अचानक माहौल खुशनुमा बन गया और सभापति धनखड़ के साथ सभी सांसद हंसने क्यों लगे, आइए आपको यह रोचक वीडियो पहले दिखाते हैं। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। जया बच्चन का यह अंदाज चौंकाने वाला रहा, क्योंकि 29 जुलाई को जब राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहा था, तो उस पर जया बच्चन नाराज हो गई थी, आपत्ति जताई थी और कहा था कि सर मुझे सिर्फ जया बच्चन कहिए। 29 जुलाई को क्या हुआ था वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर, सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। चूंकि यहाँ नाम दर्ज है, नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं है। बड़ी विशिष्ट तो ये जो नया शुरू हुआ है। पहले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन के नाम से पुकारे जाने पर नाराजगी जया बच्चन ने जाहिर की थी, लेकिन राज्यसभा के सभापति द्वारा अपने पति का नाम लेकर संबोधित करने पर आपत्ति जताने के कुछ दिन के बाद एसपी सांसद जया बच्चन ने सदन में खुद को जया अमिताभ बच्चन कहा, जिस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जोर से हंस पड़े और पूरा सदन ठहाकों से गूंज गया। एक बार फिर से आपको वो वीडियो दिखाते हैं। मैंने लंच रिसेस में लंच नहीं लिया, पर उसके बाद मैंने लंच जयराम जी के। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। इसके बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि वो किस तरह से अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बड़े फैन रहे हैं। मैंने लंच रिसेस में लंच नहीं लिया, पर उसके बाद मैंने लंच जयराम जी के साथ लिया और आज ही लिया। एंड लेट मी टेल दी डिस्टिंग्विश्ड ऑनरेबल मेंबर, ये पहला मौका शायद कि मैं आपका भी फैन हूं और अमिताभ जी का भी हूं। है? नहीं, ऐसा कोई कपल मुझे मिला नहीं। और हाँ, तभी मेरा नाम ऐसा। ऑन दैट पॉइंट थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में डूबने से 3 छात्रों की जान चली गई। इसके बाद आनंद फानन में जमकर एक्शन शुरू हुआ, लगा सब ठीक हो रहा है। इसके बाद 31 जुलाई को एक बार फिर से मूसलाधार बारिश हुई तो ओल्ड राजेंद्र नगर एक बार फिर से समंदर जैसा दिखने लगा। ये उस दिन हादसे वाले दिन की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हादसे के दिन मंजर कुछ इस तरह का था जब 3 बच्चे आईएएस की तैयारी करने वाले बेसमेंट में फंसकर पानी में डूबकर उनकी जान चली गई। आज इस मामले में अदालत में सुनवाई हुई और बड़ा आदेश जारी किया गया है। अदालत ने कहा है कि केस की जांच सीबीआई करेगी, जांच की निगरानी सीवीसी के अधिकारी करेंगे। अदालत ने आदेश के साथ साथ अधिकारियों के भ्रष्ट रवैये की बात की, जिसके तरफ पहले ही इंडिया डेली ने इशारा किया था। मैंने आपको शो में बताया था कि सिस्टम में करप्शन किस तरह से घुसा हुआ है, जिसके बाद आज अदालत में भी उठी। अदालत ने कहा कि लोगों को जांच पर शक ना हो, साथ ही सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने से जांच प्रभावित ना हो, इसलिए यह फैसला लिया गया है। क्योंकि दिल्ली पुलिस नाकामयाब साबित हुई इस जांच को करने में, इसलिए ये ट्रांसफर कर दिया गया सीबीआई को, सीवीसी के सुपरविजन में। दूसरा, एक कमेटी फॉर्म की गई है जिसमें चीफ सेक्रेटरी, एमसीडी कमिश्नर और डीडीए चेयरमैन ये लोग होंगे, जो कि दिल्ली के रीवैम्पिंग के लिए एक प्लान तैयार करेंगे, कोर्ट में सबमिट करेंगे आफ्टर विद इन 8 वीक्स, और ये लोग बताएंगे कि कैसे दिल्ली में रीवैम्पिंग की जाए। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात ऑनरेबल कोर्ट ने कही कि आप जो फ्री बीच कल्चर दिल्ली में लेके आए हैं, जिसकी वजह से
आदमी काम बाहर करता रहता, दिल्ली में है कि पानी का बिल नहीं देना पड़े, बिजली का बिल देना पड़े, इसके लिए आपके पास, और आपके पास जब कोई काम आता है तो आप कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस आपको करना पड़ेगा जिससे कि ये सारी समस्याएं ना आए। इस मामले में पुलिस कार चालक को हादसे का जिम्मेदार मान रही थी, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। जो गाड़ी शख्स चला रहा है, जो गुरखा कार शख्स चला रहा है, उस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसका नाम मनोज कथुरिया है। इस पर हाईकोर्ट बहुत नाराज नजर आया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप सड़क पर चल रहे, सड़क पर गाड़ी चला रहे किसी व्यक्ति को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? आपको माफी मांगनी चाहिए। पुलिस का सम्मान तब होता है जब आप अपराधी को गिरफ्तार करें, निर्दोष को नहीं। अगर आप किसी निर्दोष मनोज कथुरिया को गिरफ्तार करते हैं और दोषी को छोड़ देते हैं तो यह दुख की बात है। अच्छा हुआ कि आपने पानी का चालान नहीं काटा। मनोज का आरोप था कि गाड़ी निकलने से, उस पर आरोप यही था कि पानी का प्रेशर बढ़ा और पानी कोचिंग के अंदर चला गया। हालांकि कार चला रहे मनोज को 1 अगस्त को जमानत दे दी गई थी, लेकिन पुलिस के इस कार्रवाई पर अदालत बहुत नाराज था। देश की अदालत के सीबीआई जांच के फैसले के बाद कोचिंग संस्थान में तैयारी करने वाले छात्र संतुष्ट नजर आए, खुश नजर आए कि जांच निष्पक्ष होगी और न्याय की उम्मीद जगी। इसका हम स्वागत करते हैं कि हाईकोर्ट हमारी बात को संज्ञान में ले रही है और सीबीआई को ये जांच दी गई है। बाहर निकाले हुए बच्चों को, जो घायल लड़के हैं, उनके बारे में हमारे पास कोई डेटा नहीं है, कोई उनके पास बारे में जानकारी नहीं है। तो उसको सोशल मीडिया पे और मीडिया पे उसको डिस्क्लोज किया जाए। सीबीआई की इंक्वायरी आती है तो हमें आश्वासन है कि बच्चों को जो प्रॉपर फैक्ट है वो पता लगेंगे। और इसके साथ ही इतना गैलन ऑफ वाटर कैसे 2 मिनट के अंदर पानी भर गया और इतने बच्चों की जान गई, ये भी बहुत ढूंढने की विषय है। इसके लिए अगर सीबीआई काम करेगी तो बच्चों में उत्साह है कि इस बात मान रहे हैं कि सीबीआई हमारे साथ इंसाफ करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी आज केवल पुलिस पर, एमसीडी पर नहीं थी। दिल्ली की अदालत में, हाईकोर्ट में आज मुफ्त की रेवड़ी कल्चर पर बड़ी टिप्पणी की गई। मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाली सोच, फ्रीबीज वाली सोच, फ्रीबीज वाली पॉलिसी, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली पर भी सवाल आज अदालत के अंदर खड़े हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सिविल एजेंसियों के पास कोई पैसा नहीं है। दिल्ली में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 75 साल पुराना है, जो नाकाफी है। हादसे बताते हैं कि अदालती आदेश का पालन नहीं होता है। दिल्ली में कई अधिकारी केवल जिम्मेदारी दूसरे पर डाल रहे हैं और इसकी चर्चा भी मैंने अपने शो में की थी। एमसीडी कमिश्नर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का ठेका नहीं दे सकता क्योंकि कोई स्थायी समिति नहीं है। दिल्ली एक संकट से दूसरे संकट की तरफ जा रही है। एक दिन सूखा तो दूसरे दिन बाढ़ आती है। आपकी सिविक बॉडी दिवालिया हो चुकी है। यह अदालत के शब्द थे। अदालत साथ ही कहता है वेतन देने के पैसे नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत करेंगे? आप मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की इजाजत दे सकते हैं लेकिन ड्रेनेज नहीं सुधार सकते। ऐसा क्यों है? एसीजे मनमोहन एमसीडी के अधिकारियों पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि एमसीडी के स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? उस अधिकारी को अभी भी नौकरी क्यों मिली हुई है? एमसीडी को उस क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। और यह मांग इंडिया डेली में भी की गई थी। हमने भी सवाल उठाया था। हमें बताया गया कि तश्तरी जैसी चीज बन रही है। ये अदालत के शब्द थे। फिर योजना को मंजूरी क्यों दी गई? अदालत कहता है हम इंजीनियर नहीं है लेकिन हम ये सब जानते हैं। जांच अधिकारी कहां है? क्या दिल्ली पुलिस ने बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने वाले व्यक्ति से पूछताछ की? इसके बाद एसीजी मनमोहन ने पुलिस को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आपने इसके लिए कहा था। क्या आप शक्तिहीन हैं? आप पुलिस हैं, आप एक साधारण नागरिक हैं। आप जाकर फाइल जब्त कर सकते हैं। आपको नहीं पता है कि फाइल जब्त कैसे की जाती है? क्या आपको लगता है कि कोई अपराधी आपके पास आकर आपको ये सब दे देगा? आप अधिकारी नौसीखिए हैं। अदालत में बहुत ज्यादा आज नाराजगी देखी गई जजेस की तरफ। घटना के बाद से अब तक प्रशासन का एक्शन क्या हुआ है वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 75 संस्थानों को नोटिस दिया गया है।
35 संस्थानों को बंद कर दिया गया है, 25 संस्थान सील कर दिए गए हैं। यूपी में भी कोचिंग पर छापेमारी जारी है। भोपाल में कई कोचिंग सेंटर सील किए गए हैं। जयपुर में भी कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन हो रहा है। पटना में खान सर की कोचिंग क्लास पर भी एक्शन लिया गया है। लेकिन अब मुद्दा है, एक्शन है तो राजनीति भी लाजमी है। आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा से जब इस सवाल पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने एक बार फिर सीबीआई को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, मैं सिर्फ चाहूंगा ना कि नॉन पार्टीजन इन्वेस्टिगेशन हो। सीबीआई की जो हाल के दिनों में भूमिका देखी है, तो ऐसा ना हो कि कंक्लूजन का चैप्टर पहले से पकड़ा दिया जाए और तब इन्वेस्टिगेशन करने को कहा जाए। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि मौतें हुई हैं, बच्चों को, यूथ को झटका लगा। आप एक होलसम इन्वेस्टिगेशन करिए बिना भय या पक्षपात के। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट खबर उत्तर प्रदेश से है। क्या यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? तस्वीरें आपको दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ की। क्या उत्तर प्रदेश में पावर सेंटर केवल एक ही है, योगी आदित्यनाथ, या फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पूरा खेमा अलग हो गया है और कई तरह के पावर सेंटर बन रहे हैं? ये सवाल उठाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर, और कल इसका कुछ कुछ जवाब, कुछ कुछ इशारा सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन में दिखा था। लेकिन मामला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। कहा जा रहा है एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ विरोधी गुट। उत्तर प्रदेश में कुछ इसी तरह की तस्वीर बन रही है, इसलिए सवाल भी खूब उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इस विवाद को सबसे हालिया असर नजूल भूमि बिल के अटकने पर देखने को मिला है। माना यह जा रहा था कि दिल्ली से लौटने के बाद संगठन सरकार में सब ठीक है, सीजफायर हो चुका है, लेकिन लगता है इसका असर उल्टा हुआ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने नजूल भूमि बिल को विधानसभा में पास करवा लिया था। विधानसभा में बीजेपी का नेतृत्व खुद योगी आदित्यनाथ करते हैं। ऐसे में कईयों की नाराजगी के बावजूद इस बिल पर सीएम के सम्मान में इसे पास करवा लिया गया। लेकिन बात आकर फंसी यूपी के उच्च सदन में, विधान परिषद में। यूपी की विधान परिषद में 100 सीटें हैं, जहां बहुमत 51 का होता है, लेकिन बीजेपी के पास यहां पर 79 सीटें हैं, बहुमत से 28 ज्यादा। ऐसे में इस बिल का फंस जाना कई तरह के सवालों को जन्म देता है। वैसे बिल को अभी प्रवर समिति को भेज दिया गया है। बात केवल एक बिल के अटकने की नहीं है, बल्कि बात है राजनीतिक संदेश देने की, या फिर बिल के अटकने के बाद जो सवाल जन्म ले रहे हैं उनकी। यह सच है कि 4 जून को जिस तरह से यूपी का परिणाम सामने आया, उसने बता दिया कि बीजेपी ने चुनाव से पहले कई बड़ी गलतियां की, जिसका खामियाजा बीजेपी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में भुगतना पड़ा, और रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन इसके बाद बात आती है जिम्मेदारी की। जिम्मेदार कौन कौन है, इसकी तलाश में यूपी बीजेपी में दरार की गहरी लकीरें नजर आने लगी, जिसके बाद से यूपी बीजेपी में कई पावर सेंटर्स नजर आने लगे। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक शक्ति प्रदर्शन का दौर चला, मेल मुलाकात मीटिंग्स चले। दिल्ली ने लखनऊ को संदेश भी दिया, ऑल इज वेल है। लेकिन एक बिल ने सारी तस्वीरों से एक तरह से पर्दा हटा दिया। तय हो गया कि सीजफायर हुआ है, लेकिन सीजफायर कामयाब नहीं हुआ। कहीं ना कहीं अभी भी कांटा फंसा हुआ है। तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या यूपी में कुर्सी की जंग लड़ी जा रही है? क्या बीजेपी विधायकों में दो फाड़ है? नजूल बिल फंसा नहीं फंसाया गया है? क्या सरकार बनाम संगठन की रार है? क्या विधान परिषद में सीएम योगी की नहीं चली है? और अगर उनकी नहीं चली तो फिर किसकी चली? यूपी विधान परिषद में सदन के नेता यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, और नजूल भूमि बिल को पास करवाने का जिम्मा उनके ऊपर ही था। लेकिन बिल के टेबल होते ही यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बिल को प्रवर समिति को भेजने की मांग उठाई, जिसके बाद ध्वनिमत से बिल को प्रवर समिति की समीक्षा के लिए भेज दिया गया। प्रवर समिति अब 2 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नजूल भूमि बिल सीएम योगी आदित्यनाथ की ताकत दिखाता है, लेकिन यह बिल विधान परिषद में फंस गया। इसकी इनसाइड स्टोरी भी काफी दिलचस्प बताई जाती है। कहा यह जा रहा है कि इस बिल से बीजेपी के विधायक भी नाराज, उनको अपने इलाके में डेंट लगने का खतरा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्ष वाजपेयी भी इस बिल से नाखुश बताए जा रहे हैं। बीजेपी के विधायकों ने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की और इस बिल का विरोध करने की बात कही। अंदर से खबर तो यही मिली,
विधान परिषद के सभी सदस्यों की आम सहमति से तय हुआ कि बिल को पास होने से रोका जाए, जिसके बाद बिल को प्रवर समिति के पास भेजा गया। लेकिन इससे पहले ही योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक बयान देकर सभी पक्षों को राजनीतिक संदेश अपना पहुंचा दिया था। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरह आप ध्यान आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया। यानी कि विधानसभा के जरिए योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से बताने की कोशिश की, उनका संदेश ऐसा लगता है कि वो तटस्थ हैं, सामने कोई भी आ जाए। नजूल भूमि बिल को 5 मार्च को ही यूपी कैबिनेट ने पास कर दिया था, फिर इसके विधान परिषद में फंसने का कोई सवाल ही नहीं था। इसके बाद 31 जुलाई को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बिल को विधानसभा में टेबल किया था, जिसके बाद विधानसभा में पास हो गया। 1 अगस्त को बिल विधान परिषद में टेबल किया गया, लेकिन बिल फंस गया। बिल को सिलेक्ट कमेटी को सौंप दिया गया। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है और ये जनहित से जुड़ा विषय है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार जनता से के हितों के लिए हम लोग संकल्पित हैं, और ये तय हुआ कि भाई बातचीत करके आपस में उन सारे पहलुओं पर और एक बार विचार किया जाए, और ऐसा कोई निर्णय ना हो जिससे जनता के लिए नुकसान हो, कोई असहज स्थिति का सामना करना पड़े। और ये पूर्व में भी होते रहे हैं। विधानसभा में, विधान परिषद में, उत्तर प्रदेश में 2 सदन व्यवस्था है, तो विधान परिषद में इस तरह की व्यवस्था है कि विचार विमर्श का एक माध्यम है, और विचार विमर्श स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है। इस विवाद में अब यूपी के डिप्टी सीएम और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नेता केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मामला प्रवर समिति के पास है, तो बाहर टिप्पणी ठीक नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी जो सियासत कर रही है, वो उनको समाप्तवादी पार्टी बनाती है। ये सब समाजवादी पार्टी जो समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है, जिसको सफाचट होने वाला जिसका समय आ गया है, जो झूठ बोल करके, गुमराह करके कुछ सीटें जेदा लोकसभा में हमसे जीतने में कामयाब हो गए हैं, वह दुष्प्रचार करते हैं। उनके पास न मुद्दा है, न उनके पास कोई काम है, बेरोजगार हैं, और उनका न 2027 में कोई संभावना है, अब न उनकी 2029 में कोई संभावना है। वह सपने देखते रहेंगे मुंगेरी लाल की तरह, लेकिन हकीकत में कभी नहीं बदलेगा। बीजेपी के नेताओं के बयान से साफ है कि बीजेपी मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहती है, और ना ही इस पर कोई टीका टिप्पणी करना ठीक समझती है। लेकिन हर कदम पर आपसी तकरार दिख जाती है। अब ये डैमेज कंट्रोल का समाधान कैसे होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये नजूल बिल क्या है जिसे लेकर विधान परिषद में पेच फंसा है, जिसे योगी पास करवाना चाहते थे? नजूल विधेयक के जरिए यूपी में नजूल की सारी जमीनें सरकार के कब्जे में आ सकती थी। नजूल बिल के मुताबिक सरकार नजूल की जमीन को सार्वजनिक उपयोग में लाना चाहती है। इस काम के लिए उस पर पहले से काबिज कब्जेदारों को बेदखल करना होगा। इसी बेदखली से कई नेता और कई बड़े लोग खफा बताए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन अब इस विधेयक को लेकर सरकार नया नियम लेकर आ रही है। नियम क्या है? कुछ शर्तों के साथ नजूल की जमीन का रिन्यू जारी हो। जिन्होंने जमीन का रेंट दिया है, शर्तें मानी है, उनका पट्टा जारी रहे। अधिकतम 30 साल तक जमीन का पट्टा जारी रहे। 30 साल के बाद जमीन सरकार के पास चली जाएगी। लोगों के पास फ्री होल्ड का ऑप्शन भी नहीं रहेगा। विधेयक के अनुसार डीएम को जमीन का रेंट वसूलने का अधिकार होगा। साल 2025 के बाद जिस दिन भी पट्टा धारक जमीन पर काबिज होगा, डीएम उससे किराया वसूलेंगे। किराए की दर भी तय करने का अधिकार डीएम के पास ही रहेगा। विधेयक में यह भी कहा गया है कि सरकार नजूल भूमि को फ्री होल्ड नहीं करेगी। जिनका फ्री होल्ड का पैसा जमा है, उन्हें रकम बैंक की दर पर ब्याज के साथ वापस की जाएगी।
ऐसे में आम लोगों का जमीन को नियमों के तहत फ्री होल्ड करा के उस पर कानूनन काबिज होने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। ऐसे में बड़ी तादाद में वो लोग इस विधेयक की चपेट में आएंगे जिनके पास नजूल की जमीन है या फिर जिन लोगों ने इस जमीन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बिल पर बैकफुट पर है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। यह सच है कि इस बिल से न केवल कई बड़े नेता, कई विधायक, सहयोगी दल के कई विधायक, माननीय सब परेशान है, लेकिन योगी आदित्यनाथ पीछे हटने वालों में नहीं। योगी जानते हैं 2022 में सत्ता इसलिए मिली थी क्योंकि उनका गवर्नेंस अव्वल था, उम्दा था, पारदर्शी था। ऐसे में बिल भी उनके एक्शन वाले सिस्टम का ही एक हिस्सा है, अनुरूप है। वैसे योगी जानते हैं कि बिल की मियाद 30 साल तक, जिन्होंने शर्त मानी है, किराया दिया है, सभी के लिए 30 साल तक उनके पट्टे रिन्यू होते रहेंगे। यानी इन 30 साल में यूपी में कम से कम 6 सरकारें बदल जाएंगी और इस बिल से जो जमीन सरकार के पास आएगी उसमें सरकार जनहित के काम कर पाएगी। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 25,000 हेक्टेयर जमीन नजूल है। 33% प्रयागराज ही नजूल की जमीन पर बसा हुआ है। अंदाजा लगाइए, नजूल लैंड के साए में प्रयागराज के 1 लाख घर हैं। प्रयागराज की 5 लाख आबादी नजूल की जमीन पर है। ऐसे में अगर यह वोट बैंक अपनी जमीन से बेदखल किया जाता है तो फिर सरकार को वोट नहीं आ पाएगा। इसका कुछ एग्जाम्पल आप अयोध्या वाला ले सकते हैं। जब यह कहा गया कि अयोध्या में जिन लोगों को विस्थापित किया गया, जिनको उनके घर से निकाला गया, वो लोग बीजेपी से नाराज थे, इसलिए बीजेपी अयोध्या सीट हार गई और इसलिए बीजेपी को लगता है कि वोट बैंक खिसक सकता है, सियासी जमीन हिल सकती है और इसलिए इसका डर है, इस बिल का विरोध है। लेकिन विधानसभा में बिल पास हो गया है और विधान परिषद में फिलहाल होल्ड हो गया है। विधानसभा में इस बिल के विरोध में कुंडा से विधायक राजा भैया ने अपनी आवाज बुलंद की थी, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना दल की अनुप्रिया पटेल ट्वीट कर इस विधेयक के विरोध में अपनी आवाज उठा रही है। वहीं सरकार में साथ दे रहे निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद भी कह रहे हैं कि बिल कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये सबसे ज्यादा नुकसान हम सभी को पहुंचाएगा क्योंकि जहां मोदी सरकार पीएम आवास योजना दे रहे हैं, ऐसे में अगर हम लोगों को उनकी जमीन से उखाड़ते हैं तो उनका वोट हमें नहीं मिल पाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बात आज की एक और इंपॉर्टेंट खबर की करते हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाब के चक्रव्यूह में इंसान इस कदर फंसा हुआ है कि वो अपनी जान की भीख ऊपर वाले से मांग रहा है। उत्तराखंड से खबर आई जहां पर आज कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो गई, जिसकी वजह से केदारनाथ की यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ की इस लैंडस्लाइड ने केदारनाथ में आई आपदा को एक बार फिर से ताजा कर दिया है। सोनप्रयाग की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। इस लैंडस्लाइड की वजह से सड़क का बड़ा हिस्सा मंदाकिनी नदी में समा गया है। कई यात्री एक साथ फंस गए। हालांकि बाद में जवानों ने, इंडियन एयरफोर्स ने, एनडीआरएफ की टीम ने यात्रियों को रेस्क्यू किया। गौरीकुंड में तबाही की तस्वीर आपको दिखाते हैं, किस तरह लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। देखिए तस्वीर, गौरीकुंड की तस्वीर आप देख रहे हैं। गौरीकुंड की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से लोग जान जोखिम में डालकर इस यात्रा को पूरा कर रहे हैं या यात्रा पर जा रहे हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लोग जहां फंसे हुए हैं वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। साथ ही चिनूक और MI-17 को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि केरल, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, नाम लेते जाइए, जल प्रलय से जिंदगी हलाकान है। इंसान बारिश से त्राहिमाम कर रहा है और ऊपर वाले से रहम की गुहार लगा रहा है। पहाड़ से मैदान तक बारिश और बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। चारों तरफ तबाही है, बर्बादी की तस्वीरें हैं, चीख पुकार मची है। कुदरत का क्रोध ऐसा है कि बादल फट रहे हैं। इंसानों की जान सांसत में है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक, दिल्ली से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र तक सैलाब ही सैलाब है।
कुदरत के क्रोध के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, सेना को बुलाया जा रहा है। उत्तराखंड में 1 अगस्त की रात भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटना के बाद केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई है। उत्तराखंड में तबाही का आलम क्या है, इस तस्वीर से समझिए। रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर खतरनाक और डराने वाला लैंडस्लाइड हुआ है। इस लैंडस्लाइड की वजह से केदारनाथ को जाने वाला मार्ग करीब 100 मीटर हिस्सा मंदाकिनी नदी में समा गया है। उधर लिनचोली के पास जंगल चट्टी में बादल फटने से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल रास्ते पर भारी बारिश के बाद भीमबली में 20 से 25 मीटर का मार्ग बह गया और पहाड़ों में बड़े बड़े पत्थर आ गए। इसके बाद रामबाड़ा, भीमबली, लिनचोली का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया, जहां अलग अलग जगह फंसे 5000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए चिनूक और MI-17 समेत 7 हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। जो हमें प्रारंभिक इंफॉर्मेशन मिली थी उसके अनुसार जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बताया है लगभग 700 से 800 लोगों के फंसे होने की जानकारी है एंड उसके लिए हमने ऑलरेडी ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर एक Mi-17 और एक चिनूक ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स ने पोजीशन कर दिया है, जो अपने सारे क्रू के साथ इस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए रेडी है। केदारनाथ रूट पर अभी भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। अब जरा उत्तराखंड के अलकनंदा नदी की ये तस्वीरें देखिए। ड्रोन कैमरे में कैद ये तस्वीरें आसमानी आफत की कहानी कह रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच जहां देखो वहां पानी ही पानी है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि खतरा टला नहीं है। भारी बारिश के कारण हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में अब तक करीब 16 लोगों की मौत की खबर है। प्रदेश में 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में भारी बारिश और आपदा के हालात पर पीएम मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार दौरे कर रहे हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर बचाव और राहत के कार्य चल रहे हैं। लगातार सभी विभाग अलर्ट मोड में हैं और सभी को कहा गया है। और मैं स्वयं भी घनसाली गया था, जखनाली गांव में गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से उन्होंने हमको कहा है कि हर तरीके से इस आपदा में हमारे साथ हैं और सभी संभव सहायता वहाँ से हो रही है। और MI भी वहाँ से हेलीकॉप्टर भी भेज दिया गया है। अन्य सहायता भी जो ATF एविएशन टर्बो फ्यूल है उसकी व्यवस्था भी हो गई है। उत्तराखंड की तरह ही हिमाचल प्रदेश के भी हालात बद से बदतर हैं। 4 जगह बादल फटने के बाद मंडी, कुल्लू, शिमला में सैलाब का सितम है। हाहाकार मचा हुआ है। कुदरत की इस मार से शिमला का रामपुर कराह रहा है। एक्चुअली यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्लाउड बस्ट यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है जी, और वहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ और यहाँ पर जो ये इलाका देख रहे हैं मेरे राइट साइड में लगभग 20-25 घर यहाँ पर थे और जिसमें कुछ यहाँ पर पावर प्लांट भी था, हाइड्रो पावर प्लांट, और साथ ही में यहाँ पर डिस्पेंसरी भी थी और कुछ सिविलियन थे। तो उसमें लगभग अनुमानित है लगभग 40 से 42 लोग यहाँ पर वास्ट अवे हो चुके हैं। रामपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस आसमानी आफत में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 लोग से ज्यादा गायब हैं। रात को 12 बजे थोड़ा सा जलजला जैसा आया और बस सेकंड का ही काम हुआ और खत्म। ये जो स्मेज में जो स्लाइड आया हुआ ना उसके कारण यहाँ से सब कुछ गिर, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। इसके कारण हम सफाई रोड खोल रहे हैं, सारा ब्लॉक था, नुकसान कईयों की जाने भी गई। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। मौसम विभाग का यह अनुमान बिल्कुल सही साबित हो रहा है। दिल्ली में बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ, जिसके बाद कई इलाकों में डराने वाली तस्वीरें सामने आई। राजस्थान में भी बारिश से बुरा हाल है। सड़कों पर सैलाब है जिसने जिंदगी को रोक सा दिया है। ये तस्वीर देखिए, सड़क पर भरे पानी में एक बस बंद पड़ गई है जिसमें यात्री सवार है, जिसके बाद 2 ट्रैक्टर की मदद से बस को यात्री समेत बाहर निकाला गया।
अब जयपुर की तस्वीर देखिए, जहां बारिश के बाद टूटी सड़क पर बुलडोजर फंस गया। जयपुर के बगरू इलाके की बंजारा बस्ती कुछ घंटों की बारिश के बाद डूब गई, जहां फंसे लोगों का एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। राजस्थान के बीकानेर में भी बारिश के बाद बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। दुकान, घर और सरकारी ऑफिसों में पानी भर गया है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में भी बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। नदी नाले उफान पर हैं, डैम ओवरफ्लो हो गए हैं, जिसकी वजह से उनके गेट खोलने पड़ रहे हैं। सतारा के कोयना बांध के भी 6 गेट खोले गए। बारिश और बाढ़ की वजह से कई हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। ठाणे जिले की कल्याण में एक बड़ी होर्डिंग गिर गई, जिसके नीचे कई गाड़ियां दब गईं। लेकिन गनीमत यह रही कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। कोल्हापुर में भी एक नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसके बाद 5 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 2 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए एनडीआरएफ सर्च ऑपरेशन चला रही है। महाराष्ट्र की तरह ही एमपी के ग्वालियर में भी आसमान से आफत बरस रही है। हादसे भी हो रहे हैं। ग्वालियर के नलकेश्वर महादेव कुंड का नजारा खूबसूरत हो गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इसी तरह मुरैना से घूमने आए एक युवक की कुंड में डूबकर मौत हो गई। वहीं केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मलबे से शवों का निकलना जारी है। अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि रेस्क्यू में जुटे बचाव कर्मियों को अब तक करीब 175 शव ही मिले हैं। बाकी लोगों की मौत की पुष्टि उनके बॉडी पार्ट से की गई है, यानी 105 लोगों के शव का कोई ना कोई हिस्सा बरामद हुआ है, जिससे उनकी मौत की पुष्टि हुई है। सेना, नेवी और एयरफोर्स के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की 40 टीमें लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं। सेना ने रेस्क्यू में C-130J हरकुलिस को भी उतार दिया है, यानी आधे हिंदुस्तान में आसमान से आफत बरस रही है, जिससे जिंदगी हलकान है। पहाड़ पर बादल फट रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है, तो मैदान में भारी बारिश से बाढ़ ने इंसानों को बेबस कर दिया है। यही नहीं, झारखंड के कई हिस्सों में पिछले कुछ घंटों से लगातार बारिश हो रही है। झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। रांची के साथ साथ देवघर और उसके आसपास के इलाके में भी लगातार बारिश से हालात बिगड़ने लग गए। नदी नाले उफान पर हैं। रांची में तो बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। तस्वीर रांची के सदर थाना क्षेत्र के दीपटोली रोड इलाके की है, जहां भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम को मौके पर उतरना पड़ा। अब तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ में फंसे लोगों का एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है।